स्टार्ट कर दीजिए। इवन बेटा ये आ रहा है तो इधर इस साइड थोड़ा सो जाते हैं। ये बीच का रहा है। पंखा बंद कर दीजिए। आप सभी हमारे कल्पामित परिवार के प्रिय एवं सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारा सेमिनार योग पे था। चूँकि हम देखेंगे तो कल्पामृत परिवार दो पहिया पे चल रहा है। देयर आर टू व्हील्स ऑफ कल्पामृत परिवार। योग युक्त रोग मुक्त, योग युक्त रोग मुक्त। तो रोग मुक्त होने के लिए जितना हमारे खाने पीने पे ध्यान देना है, जितना हमें पोषक तत्वों पे ध्यान देना है, उतना ही नितांत आवश्यक है कि हम शारीरिक व्यायाम करें, शारीरिक श्रम करें, योग और प्राणायाम करें। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम कल्पामृत परिवार से जुड़े हैं और हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम दोनों विधाओं पे सिखाया जाता है। हमें शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है कि योग है क्या, योग की बारीकियों को कैसे समझें और योग कैसे करें। इस संदर्भ में फिर से मैं कहता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ डॉक्टर सुमन जी हैं, जो कि योग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, योग की बारीकियों को समझते हैं और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी समर्पण भाव से वो हम सब लोगों के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि हम योग को समझें। और जो हमारा मिशन है योग युक्त रोग मुक्त, उसमें हम लोग दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएँ। इससे ज़्यादा हमारे और आपके लिए सौभाग्य का विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जो 7 बजे सुबह में हमारा सेमिनार था योग का, डॉक्टर सुमन जी क्लास लेने वाली थी, उनको योगा सिखाने वाली थी। आज वो डेट बढ़ के 9 तारीख 9 जून 7 बजे सुबह में हो गया है और परिणाम स्वरूप मुझे ये अवसर मिला। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि अपने परिवार के सारे सदस्यों के बीच मुझे फिर से एक बार रूबरू होने का मौका मिला। मुझे हेल्थ के बारे में, कल्पामृत के बारे में, पोषक तत्व के बारे में, बीमारियों के बारे में आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हम सीखने का प्रयास करेंगे, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। सीखना और सिखाना टू वे ट्रैफिक होता है। हम आप लोगों से भी सीखते हैं और जहाँ तक होता है हम आप लोगों को भी सिखाने का प्रयास करते हैं। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और हम कुछ हेल्थ के बारे में बात करें, कुछ कल्पामृत के बारे में बात करें, कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात करें, कुछ बीमारियों के बारे में बात करें और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं इस संदर्भ में बात करें, इसके पहले हम अपने परिवार के सारे सदस्यों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि अगले कुछ दिनों तक हम सुबह और शाम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार का एक बहुत ही उत्साही, समर्पित और क्रमनिष्ठ वॉरियर, जिसको हम कहते हैं कल्पामृत वॉरियर, को कल कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है। देशराज रनावत जी वो दिल्ली में हैं, बहुत ही उत्साही हैं, बहुत ही समर्पित हैं। उतना समर्पण भाव, उनका जो समर्पण भाव है हमें भी प्रेरित करता है कि किस तरीके से हम समर्पित भाव से अपने परिवार को, अपने समाज को और अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कल शाम में हमने एक मैसेज पढ़ा कि उनको कोविड-19 जो कोरोना है वो पॉजिटिव पाया गया है। वो दिल्ली में रहते हैं।
तो मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां लोग 7 दिनों में रिकवर होते हैं, जहां लोग 10 दिनों में रिकवर होते हैं, जहां लोग 14 दिन में रिकवर होते हैं, हम सभी लोग सुबह और शाम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हमें 14 दिन मंजूर नहीं है, हमें 10 दिन मंजूर नहीं है, हमें 7 दिन मंजूर नहीं है, मैक्सिमम हमें 5 दिन मंजूर है। और 5 दिन के अंदर में हमें देशराज जी वापस चाहिए। उनका उत्साह बड़ा ही इन्फेक्शस होता है, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा इन्फेक्शस है उनका उत्साह, उनका उमंग अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति और कल्पामृत परिवार के प्रति। तो हम सब लोग आज से ये मेरा निवेदन है, आग्रह है आप लोगों से कि हम सुबह और शाम प्रार्थना करेंगे कि कितना जल्दी वो स्वस्थ होके आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 दिन में वो स्वस्थ होके हम लोग के बीच में फिर उसी उमंग, फिर से उसी उत्साह और उसी समर्पण भावना से हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे परिवार के लोग जुड़ रहे हैं और अभी भी जुड़ते जा रहे हैं। भारत में, अपने देश में हम सब लोगों में सारी अच्छाइयाँ हैं, पर एक अच्छाइयों के बीच में एक छोटा सा, कहते हैं चांद में भी कालापन होता है, एक काला होता है, एक दाग होता है। तो हम लोगों के बीच में भी एक छोटा सा दाग है कि समय को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। मोटे तौर पे यदि 10 बजे का समय होता है तो हम लोग 10:15 तक जुड़ते हैं। तो इसके लिए मैं भी थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ कि हमारे परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़ें और हम अपने अभियान को आगे बढ़ा पाएँ। अब जैसा कि मैं बताया कि कल्पामृत एक सोच है, कल्पामृत एक व्यवसाय नहीं है, कल्पामृत एक इंडस्ट्री नहीं है, कल्पामृत एक सोच है। और उस सोच का आधार स्तंभ है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के जितने भी व्यक्ति हैं, सब लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बस इस कामना के साथ, इस भाव के साथ, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझसे आप पूछेंगे कि कल्पामृत क्या है, तो कल्पामृत एक सोच है और उस सोच का आधार हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। और वो हमारी संस्कृति है और वो हमारी सभ्यता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारे समाज के हर व्यक्ति स्वस्थ हों। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसी समर्पण भाव से डे वन से पहले दिन से लेकर आज तक सब लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही उत्साह है, एक ही उमंग है। लोग कहते हैं कि भारत त्योहारों का देश है और यहाँ पे हर महीने कभी न कभी कोई न कोई उत्साह रहता है जो इंसान को उमंग से प्रेरित करता है। पर मैं ये बताता हूँ कि हम लोग जिस सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये महीनों में उत्साह नहीं आता है। हम लोग के लिए हर क्षण उत्साह है, एक उमंग है। क्यों? क्योंकि एक भाव है कि खुद स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ रखना है और समाज के लोगों को स्वस्थ रखना है। तो ये एक भाव है और इस भाव, जो उमंग का भाव है, ये हमारे और आपके लिए हर पल होता है। हर दिन हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ जानने को मिलता है कि यहाँ पे इन लोगों ने ठीक हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। पिछले दिनों की बात मैं बताऊं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले दिनों मुझे आप लोगों से सीखने को मिला। एक हमारे दिल्ली के प्रिय सदस्य हैं BL मौर्य जी। तो BL मौर्य जी से मुझे सीखने को मिला, जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग काफ़ी काम करते हैं और बेसिकली आप देखेंगे तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो हमने अपने जीवन को समर्पित किया है केवल एक लक्ष्य के लिए। वो लक्ष्य है मधुमेह मुक्त समाज।
और हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, और आप लोगों का अपार सहयोग मिल रहा है एक मधुमेह मुक्त समाज बनाने के लिए। पर साथ में कई एक बार हमें अपने जो मिशन है उससे हट के काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथी का बहुत सारा मैसेज आते रहता है कि इनको इसकी समस्या है, इनको इसकी समस्या है, और हमारे तरफ बड़ा ही अपेक्षा के भाव से लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पर कई एक बीमारी होता है जिसके बारे में हम कभी काम नहीं करते हैं, हम कभी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले दिनों हमने BL मौर्य जी से 2 बातें सीखी। पहली बात है कि साइटिका एक नर्व है जो हमारे कोल्हू के नीचे से होते हुए, पैर के नीचे से होते हुए एड़ी तक आता है। यदि साइटिका जो नर्व है, यदि उसमें कोई तकलीफ़ आ जाए तो हमें बड़ा ही असहनीय दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है जब हमें साइटिका का प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको साइटिका कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि उनके एक कलीग हैं, वो कहीं पे सर्विस करते हैं, वहाँ पे एक कलीग हैं जो साइटिका के दर्द के कारण इतना दर्द होता था जिसके कारण वो असमर्थ हो गए थे चलने और फिरने में। वहाँ पे उन्होंने बिना मेरे से राय लिए हुए अपनी स्वस्थ बुद्धि के बदौलत उन्होंने उनको EMR दिया, कल्पवीटा दिया और एप्पल साइडर विनेगर दिया। उन्होंने EMR दिया, कल्पवीटा दिया और एप्पल साइडर विनेगर दिया। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट लगाया है कि सज्जन जहाँ पे चल नहीं पाते थे, खड़ा नहीं हो पाते थे, असहनीय दर्द होता था, आज 90% स्वस्थ हैं। कितनी बड़ी बात है। हालांकि जो मैं साइटिका को समझता हूँ और मुझसे यदि राय लिया जाता तो मैं शायद बताया होता कि EMR, कल्पवीटा और त्रिफला जूस, चूँकि साइटिका के जो हमारे नर्व है डैमेज होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण उसमें से ये भी है कि कंटिन्यूअस यदि कॉन्स्टिपेशन रहे तो उसके कारण भी हमारे साइटिका के नर्व जो है सो डैमेज हो सकते हैं। और त्रिफला जूस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे पाचन शक्ति को मजबूती प्रदान करता है, तो हमसे यदि राय लिया जाता तो शायद, पर उन्होंने अपनी स्वस्थ बुद्धि के बदौलत, पर ईश्वर की कृपा, जब हमारी सोच अच्छा होता है, हमारी सोच में एक प्रेम होता है, एक भाव होता है, एक समर्पण होता है कि नहीं हमें स्वस्थ समाज बनाना है, तो ईश्वर की कृपा हम पे बरसता है। और नतीजा है कि आप देखिए एप्पल साइडर विनेगर, EMR और कल्पवीटा से साइटिका के दर्द में 90% ठीक हुआ है। 90% मतलब जो 10% है अगले 5-10 मिनट की बात है। दूसरा उन्होंने मुझे बताया हर्निया होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर में जब हमारे टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं, मतलब टिश्यूज़ जब हमारे टूट जाते हैं, सेल्स जब टूट जाता है तो हमारे ऑर्गन बाहर निकल जाते हैं। मोटे तौर पे ऐसा माना जाता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हर्निया में एक ही रास्ता बचता है, वो है ऑपरेशन का, कि आप शल्य चिकित्सा के द्वारा उस रप्चर को फिर से ठीक करें। पर अगेन BL मौर्य जी बता रहे थे अपने माता जी के बारे में कि उनके माता जी को हर्निया का प्रॉब्लम था, उन्होंने दिल्ली में आके टेस्ट भी कराया था, और बिना मेरे सलाह के अपने स्वस्थ बुद्धि के बदौलत उन्होंने उनको EMR दिया, अगेन कल्पवीटा दिया और एप्पल साइडर विनेगर दिया। और ईश्वर की कृपा से अभी फिर उन्होंने अपने माताजी का टेस्ट कराया तो पाया गया कि काफ़ी रिकवरी है, मतलब यहाँ तक रिकवरी है कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि हर्निया में इस तरह के रिजल्ट आना मेरे लिए भी, मैं भी हतप्रभ हूँ, क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हर्निया में ऑपरेशन ही एक रास्ता बचता है। पर आप देखिए जब हमारे नीयत अच्छे होते हैं तो ईश्वर की कृपा बरसता है, और ईश्वर की कृपा बरसने का नतीजा है, परिणाम है कि EMR, कल्पवीटा और एप्पल साइडर विनेगर से ठीक हुआ। जबकि उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया था कि केवल उसके टेस्टिंग में अपनी माताजी का जो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराए थे वो सारे टेस्टिंग कराते करीब 40,000 रुपीज़ उनका खर्च हुआ था। और आप देखें कि महज केवल EMR, कल्पवीटा और एप्पल साइडर विनेगर से वो स्वस्थ हुए। और हमने उनसे इस बातों को सीखा
और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा जीवन हमारा सीखना और सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भी लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं और लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, एक अच्छे भावना के साथ जा रहे हैं। और EMR की एक अपनी खासियत है कि ऊर्जा पे काम करता है और हमारे शरीर जो है वो शरीर पूरा के पूरा ऊर्जा से संचालित होता है। तो हमारा भाव और EMR का कुछ ऐसी खासियत है कि जहाँ पे भी हम देते हैं हमें कुछ न कुछ लाभ प्रदान होता है। तो ये कुछ बिंदु था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब मैं अपने मिशन के बारे में चर्चा करूँगा। हमारा मिशन क्या है? जैसा कि मैं बताया कि कल्पामृत का बहुत व्यापक मिशन है और हमारे जैसे कई एक सदस्य हैं जो समर्पित भाव से कल्पामृत से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ समाज बना, पर हमारा मुख्य उद्देश्य है मधुमेह मुक्त समाज बनाना। चूँकि आप देखेंगे कि लोग दिनों दिन डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है और डायबिटीज़ के कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ आता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रहें और डायबिटीज़ फ्री सोसाइटी कैसे बनाएं। जैसा कि हम आप सब लोगों को बताते आए हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो 3 आधार स्तंभ पे टिका हुआ है। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा पोषक तत्व और तीसरा ऊर्जा। अब तीनों में आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऊर्जा, क्योंकि जैसा मैं बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से ड्राइव हो रहा है और उस एनर्जी का नाम है कॉस्मिक एनर्जी। और हम और आप इस ब्रह्मांड की एक इकाई हैं। तो हमारा और आपका शरीर पूरा संचालित हो रहा है ऊर्जा से। और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस इंसान का प्राण निकल गया। प्राण क्या होता है? प्राण ऊर्जा की इकाई है। मतलब हमारे और आपके शरीर से ऊर्जा निकला और हमारा शरीर एक हाड़ मांस का लोथरा बन के रह जाता है। तो ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अभी देखिए, आपसे बात करते हुए एक मैसेज आया है कि थायराइड के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इस पे मैं अपना ये मेरे जहन में रहेगा ये सवाल कि थायराइड पे हम क्या दे सकते हैं, थायराइड होता क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पर इसके पहले मैं थोड़ा सा अपनी बातों को आपके सामने रखता हूँ कि डायबिटीज़ क्या होता है, स्वस्थ जीवन क्या होता है और हम डायबिटीज़ फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। ये हमारे सम्मानित सदस्य हैं पंकज मिश्रा जी, उनका सवाल है कि थायराइड के लिए क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर लेते हैं स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 आधार स्तंभ है। पहला है शारीरिक श्रम, दूसरा है पोषक तत्व और तीसरा है ऊर्जा। शारीरिक श्रम के बारे में हम लोग शारीरिक श्रम को बहुत ही हल्के में लेते हैं, इसकी इतनी महत्ता नहीं देते हैं। तो आपको इसके महत्व को समझाने के लिए मैं एक नवजात शिशु का उदाहरण देना पसंद करूंगा कि हमारे घर में एक 2 महीने का नवजात शिशु है जो सही तरीके से अपने माता पिता से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बातचीत नहीं कर पाता है, माता पिता की बातों को नहीं समझता है। पर हम अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इस बात को मानते हैं कि जब अबोध बालक अपने माता पिता की बात को नहीं समझता है तो परम पिता परमेश्वर की बात को समझता है। और परम पिता परमेश्वर से उसको 2 बातों का ज्ञान है। पहला कि हमने जन्म लिया है तो स्वस्थ रहना है, और दूसरा स्वस्थ रहना है तो हमें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो नीड्स है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी माता जी, उसकी मासी, उसकी दादी, उनका नानी, घर के जो सदस्य हैं वो सारे नीड्स की उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन शारीरिक श्रम हमें खुद करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि वो बच्चा चलना नहीं जानता है, दौड़ना नहीं जानता है, हम योग की बात करते हैं, हम प्राणायाम की बात करते हैं, कुछ भी नहीं जानता है। पर उस बच्चे को
उस बच्चे ने एक संकल्प लिया है कि नहीं, मुझे स्वस्थ जीवन जीना है और शारीरिक श्रम करना है, तो अपने संकल्प के बदौलत बच्चे को लिटा के 10 कदम आप दूर चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि बच्चा अपने हाथों को हिला रहा है, अपने पैरों को हिला रहा है। हाथों और पैरों को हिलाना भी अपने आप में एक शारीरिक श्रम है। कितनी बड़ी बात है कि जिस बालक को हम लोग अबोध, जिस नवजात शिशु को हम लोग अबोध समझ रहे थे कि ये नवजात शिशु अबोध है, पर कितना बोधी है, 2 बातों के लिए समर्पित है कि हमें स्वस्थ रहना है और शारीरिक श्रम करना है। तो सबसे पहला कंडीशन है स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम या शारीरिक श्रम। दूसरा आता है पोषक तत्व और तीसरा आता है ऊर्जा। पोषक तत्व और ऊर्जा के लिए ईश्वर ने खाने का प्रावधान किया है। हम जो खाना खाते हैं, खाना इसके लिए खाते हैं कि उस खाने से हमें पोषक तत्व मिलता है और ऊर्जा मिलता है। पर बदलते परिवेश में खाने का उद्देश्य बदल गया है। बदलते परिवेश में हम लोग खाना खाते हैं केवल और केवल जीवा के लिए कि कितना स्वादिष्ट है। और ये कारण है कि आज मैगी हर घर में अपना घर बना चुका है। मैगी हर घर में अपना घर बना चुका है, जबकि मैगी में ऐसा पोषक तत्व इतना नहीं है। और कभी कभी ये भी पाया गया कि उसमें मरकरी और लीड वगैरह ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब पोषक तत्व और ऊर्जा के लिए कुदरत ने खाने का प्रावधान किया है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे जैसा मैं बताया कि हमारा विषय रहेगा ऊर्जा, चूँकि हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऊर्जा। पूरा शरीर संचालित 70 लाख करोड़ सेल्स को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हम खाना कुछ भी खाते हैं तो खाने का 2 भाग होता है। एक भाग होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होता है, जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं। और दूसरा भाग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। शुगर इसलिए बनता है कि हमारे 70 लाख करोड़ को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुगर है। अब शुगर बनने के बाद हमारे ब्लड में घुल जाता है और हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं और इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। आप देखेंगे अग्नाशय और पैनक्रियाज में मोटे तौर पे 4 प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। और करीब 65% बीटा सेल्स है। पैनक्रियाज में 65 से 70, 65 to 70% बीटा सेल्स है। मतलब पैनक्रियाज में सबसे ज़्यादा जो सेल्स है वो बीटा सेल है। इसके लिए कि बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का, और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड से शुगर को लेकर सेल्स में पहुंचाने का। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड से लेकर शुगर को सेल्स में पहुंचाने का। क्यों? चूँकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत शुगर है। और हम एनर्जी किसको चाहिए? एनर्जी हमें हमारे सेल्स को चाहिए। तो इंसुलिन हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचा दिया। पर सेल्स में पहुंचने के बाद शुगर अपने आप में एनर्जी में तब्दील नहीं होता है। उसको एनर्जी में तब्दील करने का काम ऑक्सीजन का होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। भारतीय संस्कृति में, हिंदी में ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। और हमने पहले ही आपको बताया कि प्राण ऊर्जा की इकाई है। तो ऑक्सीजन कैसे? अब आप देखेंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमारे ब्लड में घुल जाता है। और आपके ध्यान में कि हमारे ब्लड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में पहुंचा दिया। अब आप देखेंगे कि इंसुलिन ब्लड से शुगर को लेकर सेल्स में पहुंचा दिया और हीमोग्लोबिन ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में पहुंचा दिया। अब शुगर को तोड़ने का काम, शुगर को मेटाबोलाइज करने का काम, शुगर को ब्रेक डाउन करने का काम ऑक्सीजन का होता है। और हमें ध्यान रखना है शुगर में 3 एलिमेंट है। शुगर 3 एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनर्जी बनता है। अब आपके ध्यान में आ रहा है ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जो बाहर से ऑक्सीजन लिया, हमारी शुगर का ऑक्सीजन एनर्जी बनता है। हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया और शुगर का हाइड्रोजन पानी बनता है। आपके ध्यान में मैं लाना चाहूँगा कि जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो आप देखेंगे कि शारीरिक श्रम करने के समय हमें पसीना गिरना शुरू करता है। उसी समय पसीना क्यों गिरता है?
क्योंकि जितना हम शारीरिक श्रम करेंगे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी शुगर ब्रेकडाउन होगा, और जितना ज़्यादा शुगर ब्रेकडाउन होगा, शुगर 3 एलिमेंट से बना है तो 3 चीज़ों में परिवर्तित होगा। ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O पानी बनेगा, और वो पानी हमारे शरीर से पसीना के रूप में बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कार्बन CO2, ऑक्सीजन ले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है और ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे बनता है। अब मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा डायबिटीज़, मधुमेह क्या होता है। किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम जाए, किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम जाए, या इंसुलिन सही तरीके से उपयोग ना हो पाए, 2 परिस्थिति बनता है। इंसुलिन का बनना कम जाए या इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग ना हो पाए, तो दोनों परिस्थिति में हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, और जब ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचता है तो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। पर मैं अपने प्रिय और सम्मानित सदस्यों के ध्यान में लाऊंगा कि ये छोटी सी बातें सब लोगों को ज्ञात है। हमें इस बात को समझना है कि ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज़ का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि आप देखेंगे कि डायबिटीज होने के बाद हमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, हमें थकावट होना शुरू हो जाता है। क्यों थकावट होता है डायबिटीज होने के बाद? क्योंकि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अब इंसुलिन का बनना कम जाना या इंसुलिन के सही तरीके से उपयोग नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? तो इंसुलिन का सही तरीके से नहीं बन पाने के पीछे जो मुख्य कारण है, मैं उस मुख्य कारण के बारे में बताता हूँ। एक तो जेनेटिक है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को डायबिटीज़ हो तो हमें होने की संभावना है, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। दूसरा कारण है टेंशन, कि यदि हम बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो उसके कारण भी हमारे इंसुलिन का सेक्रेशन कम जाता है। और तीसरा कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण, आज के बदलते परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारे पैनक्रियाज को कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पर नितांत जरूरी है, उनको चाहिए ही चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैं नाम लेके बताना चाहूँगा, क्रोमियम, वैनेडियम, सेलेनियम। कितना चाहिए? MCG के बारे में मैं ध्यान लाऊँ, 1 ग्राम का 1000वां भाग मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम का 1000वां भाग माइक्रोग्राम। तो क्रोमियम कितना चाहिए? MCG में चाहिए, पर हमारे शरीर को चाहिए, हमारे पैनक्रियाज को चाहिए बीटा सेल को स्वस्थ रखने के लिए। पर आज की परिस्थिति में मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम की कमी हो गई है। और उसके पीछे जो जिम्मेवार कारण है वो है एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। हमारा चिंतन है, भारतीय संस्कृति का चिंतन है, हम ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर का कहना है जियो और जीने दो। जितना हक हमें अपने आप को जीने का है उतना ही इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबको जीने का हक है। अब आप मिट्टी को उठाएंगे, 5 ग्राम मिट्टी को, मतलब करीब 1 मुट्ठी मिट्टी को उठाएंगे और उसको नेकेड आई से बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। पर जब आप उसको माइक्रोस्कोप के पास लेके जाएंगे तो पाएंगे कि उसमें तो करोड़ों जीवाणु हैं, जो आज से 50 साल पहले 10 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु होता था। और उस जीवाणु का काम था मिट्टी को बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील करना, जो मैं बता रहा था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम में तब्दील करना। पर हमने इतना ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डाल दिया कि हमारा मिट्टी जहरीला हो गया, और नतीजा हुआ कि जो छोटे छोटे जीवाणु थे, माइक्रोब्स थे, वो मरना, उनकी जनसंख्या घटना शुरू हो गया। इतना कि जहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा था, आज के दिन में 1 करोड़ से कम हो गया। और नतीजा हो रहा है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, और हम सब लोग उसी खाना को खा रहे हैं जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। नतीजा हो रहा है कि आज डायबिटीज़ छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। एक समय था
कि हम ऐसा कहते थे कि डायबिटीज़ का मतलब 35 साल के बाद ही आपको समझना है। एक समय था कि जब हम कहते थे 50 साल के बाद, फिर धीरे से हम 40 आए, 35 आए। अब भी हाल फिलहाल तक 2010-2011 तक हम लोग ये मानते थे कि डायबिटीज़ का मतलब 35। पर 2012 में मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डायबिटीज़ टाइप 2 का स्कूल के बच्चों पर टेस्ट किया गया, जहाँ पे करीब 96,600 बच्चों पे स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10 5 से 15 साल के बच्चों के ऊपर टेस्ट किया गया, और उस टेस्ट में पाया गया टोटल 96,600 में 7,600 बच्चों को पाया गया। मतलब 5 से 15 साल के बीच में जो बच्चे हैं, 96,600 में 7,600 का मतलब होता है करीब 8% बच्चों को पाया गया। मतलब आज के दिन में हम कह ही नहीं सकते हैं कि डायबिटीज़ का उम्र क्या है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेवार रीजन है वो है हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी। अब आपके ध्यान में आ गया कि डायबिटीज़ होता क्या है, और डायबिटीज़ के रीजन है कि बीटा सेल का नंबर घटना और बीटा सेल का डीजेनरेट होना, और नतीजा होता है कि इंसुलिन सही तरीके से नहीं निकल पाना। दूसरा है कि इंसुलिन बन तो रहा है पर इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। इंसुलिन के सही तरीके से उपयोग नहीं होने के पीछे भी करीब 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला कारण है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। ब्लड में एसिडिटी, जब हाइपर एसिडिटी होता है तो हमारे आंतों से एसिडिटी निकल के ब्लड में आ जाता है, उसके कारण भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। और तीसरा है टॉक्सिन, कि यदि टॉक्सिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। ये प्रमुख 3 कारण हैं जिनके कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, और ये दोनों परिस्थिति के कारण ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुँच पाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो जीवन भर हमें डायबिटीज़ के साथ जीना पड़ेगा? लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2 प्रमुख शब्द है जिसको हमें समझना होगा, तब जाके हम मधुमेह मुक्त समाज को बनाने में सफल हो पाएंगे। एक शब्द है केमिकल और दूसरा शब्द है फाइटोकेमिकल। दोनों में अंतर है कि केमिकल मानव निर्मित है और फाइटोकेमिकल हम पौधा से निकाल के लाते हैं, माँ प्रकृति से निकाल के लाते हैं। जैसे क्रोमियम, सिलेनियम, वैनेडियम जो मैंने आपसे बात किया, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारा इंसान बनाता है, तो इसको हम फैक्ट्री में इसको केमिकल कहते हैं। और ये सारे तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधा में भी पाया जाता है। तो हम ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई करके जब उन पौधों से निकाल के लाते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब देखिए, केमिकल में एक लिमिटेशन है। n नंबर से ज़्यादा केमिकल हम यूज करेंगे तो हमारे शरीर में लाभ से ज़्यादा नुकसान होगा। n नंबर से ज़्यादा, n का मतलब है कि हम 10 मान लेते हैं, तो 10 से ज़्यादा हम यूज करते हैं तो शरीर को लाभ से ज़्यादा नुकसान होता है। पर फाइटोकेमिकल की खूबसूरती है, क्योंकि हमने क्या बताया कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स माँ प्रकृति से लाया जाता है, और जहाँ पे शब्द आ जाता है माँ, वो कभी भी मानव के लिए हितकारी होगा, अहित का तो सवाल ही नहीं होता है। तो एक साथ 10, 20, 25, 50, 100 जाने दे, 150 भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम यूज करेंगे तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं लाभ होगा, नुकसान का सवाल नहीं होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए, इन टोटलिटी हेल्दी रखने के लिए, समुचित रूप से स्वस्थ रखने के लिए 2, 4, 5 नहीं, करीब 27 फाइटोकेमिकल की ज़रूरत है, 27 फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो एलोपैथ में संभव नहीं था। तो एलोपैथ में पूरा के पूरा रिसर्च इस बात पे चला कि हम कम से कम डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, शुगर को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ताकि हमारे शरीर को कम से कम क्षति पहुंचे। और इसके लिए आप देखेंगे कि अपने देश ही नहीं, आप दूसरे देशों में भी जाएंगे तो दवा का नाम, एलोपैथिक मेडिसिन का नाम शायद अलग होगा। एलोपैथिक बनाने वाली जो दवाएं हैं, एलोपैथिक दवाएं बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनका नाम शायद अलग होगा। पर जो सॉल्ट यूज किया जाता है, जो केमिकल यूज किया जाता है, मोटे तौर पे 2 सॉल्ट यूज किया जाता है, ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन। ग्लिमिप्राइड का काम है हमारे बीटा सेल को स्टिमुलेट कराने का, जो बचा हुआ बीटा सेल है उसको स्टिमुलेट कराने का, कि आप इंसुलिन ज़्यादा निकालो। पर इस दौरान भी बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है, बीटा सेल की संख्या घटता जा रहा है। अब आप खुद बताएं कि यदि बीटा सेल का जनसंख्या घटेगा, उसकी संख्या जब घटेगा तो सही तरीके से इंसुलिन नहीं निकाल पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि
जब बीटा सेल डीजनरेट कर रहा है तो समाधान होना चाहिए था बीटा सेल को रीजनरेट करने का। जब बीटा सेल अस्वस्थ हो रहा है तो समाधान होना चाहिए था बीटा सेल को स्वस्थ करने का। पर हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो बीटा सेल को न तो रीजनरेट कर रहा है और न रिजुवनेट कर रहा है, वो केवल और केवल बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रहा है इंसुलिन निकालने का। अब आप बताएं, ऐसी परिस्थिति में जीवन पर्यंत हमें डायबिटीज़ के साथ जीना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जीवन पर्यंत डायबिटीज़ के साथ जीना पड़ेगा। दूसरा है कि इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग ना हो पाना। तो हमने आपको बताया कि इंसुलिन के सही तरीके से उपयोग ना होने के पीछे मोटे तौर पे 3 कारण हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एसिडिटी और तीसरा टॉक्सिन। पर हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो है मेटफॉर्मिन। आज के दिन में आप देखे होंगे मेटफॉर्मिन केवल और केवल कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, न तो एसिडिटी पे काम करता है और न ही वो टॉक्सिन पे काम करता है। नतीजा होता है कि वहाँ पे भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी पूर्णतया नहीं हो पाता है। अब इंसुलिन तो काम कर रहा है, पर आप देखेंगे कि यदि 10% डायबिटीज़ के आप मिलेंगे, आप जब सर्वे करेंगे तो 10 ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्हें डायबिटीज़ है, तो 10 में 7-8 व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल नीचे रहता है। और हमने क्या बताया कि शुगर सेल्स में पहुंच जाएगा, पर शुगर को एनर्जी में तब्दील करने का काम ऑक्सीजन करता है। अब आप देखिए कि 10 में 7 से 8% का हीमोग्लोबिन लेवल नीचे रह पाएगा तो ऑक्सीजन को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। नतीजा होता है कि शुगर के सेल्स में पहुंचने के बाद भी वो प्रभावी रूप से ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है, शुगर लेवल कंट्रोल होने के बाद भी हमें थकावट होती है। अब आप देखिए कि जहाँ पे कहा जाता है कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं, हमें तो डायबिटीज़ फ्री सोसाइटी बनाना है, हमें मधुमेह मुक्त समाज बनाना है। तो उसके पीछे कौन सा आधार है? उस आधार के पीछे आज के दिन में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माँ प्रकृति ने हमें एक प्रोडक्ट दिया है, उसका नाम है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि माँ प्रकृति से हमें एक सौगात मिला है, एक प्रोडक्ट मिला है, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। अब एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर कोई दवा नहीं है, हमें इस बात को पूर्णतया समझ लेना चाहिए। एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर कोई दवा नहीं है। एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर कौन ले सकता है? तो हर वो इंसान ले सकता है जो इस धरती पे आज के दिन में जिंदा है। मैं अपने बारे में बताऊं, आप लोगों की शुभेच्छा और प्रभु की कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ, फिर भी हम ये मान लेते हैं। हमारे परिवार में 2 और हमारे सदस्य हैं, आप लोगों की शुभेच्छा से और ईश्वर की कृपा से दोनों स्वस्थ हैं, उसके बावजूद हम ये मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि EMR कोई दवा नहीं है, पर कैसे हमारे शरीर पे काम करता है वो आप समझने का प्रयास करें। आप खुद निर्णय लेंगे कि ये प्रोडक्ट विश्व स्तरीय है, भले ही हमारे देश का है, लोकल है, पर वो विश्व स्तरीय है। मतलब आज के दिन में इस तरह का प्रोडक्ट टोटलिटी में काम करने वाला आपको एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मुझे तो आज तक नहीं मिला है कि इस तरह का एक प्रोडक्ट जो टोटलिटी में काम करता हो, जो हमारे शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी तंत्र प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, सारे तंत्र पे EMR प्रभावी रूप से काम करता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। सबसे पहले EMR हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालता है। जैसा कि मैं बताया कि टॉक्सिन के बढ़ने के कारण 2 समस्याएं उत्पन्न होता है। एक समस्या होता है कि यदि टॉक्सिन का लेवल ज़्यादा बढ़ गया हो तो हमारे सेल्स न्यूट्रिशन को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मतलब हम खाना खाए जा रहे हैं उसके बाद भी सेल्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और दूसरा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाता है। और टॉक्सिन हमारे शरीर के भी अंदर बनता है, हम बाहर से भी लेते हैं। जैसे हवा का दूषित होना एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ गया है, पर हमारे शरीर के अंदर भी टॉक्सिन बनता है। तो कुदरत ने हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालने के लिए व्यवस्था किया है। लीवर का काम होता है, हमारे शरीर में लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लीवर का काम होता है एक हार्मोन बनाने का जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटाथियोन हार्मोन। और ग्लूटाथियोन हार्मोन का काम होता है हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। पर हमारे शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन बन रहा है उससे 10 गुना टॉक्सिन हम बाहर से ले रहे हैं। जैसे हवा का दूषित हो जाना, या हमारे खाने पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सब्जी और फल खाते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज होना। और तीसरा कारण होता है तनाव। जब भी हम तनाव ग्रसित होते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है। तो
ईएमआर का सबसे पहला काम है क्लीनिंग। सबसे पहले जो हमारे शरीर में रेजिडुअल टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना। दूसरा, जैसा कि हमने बताया कि हमारे पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की ज़रूरत है, 27 न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और वो सारा 27 न्यूट्रिशन हमारे ईएमआर में है। 27 न्यूट्रिशन। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं बताया कि डायबिटीज हुआ और आपने ग्लिमीप्राइड का एक टैबलेट लिया, 2 घंटे के बाद आप अपना शुगर का टेस्ट कराएंगे तो आपके शुगर नीचे आएगा। पर ईएमआर के लेने से आपके शुगर पे इतना भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर काम कैसे करता है? 10 दिन, 15 दिन तक जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है, पैनक्रियाज इन टोटलिटी काम करता है। अल्फा सेल पे भी काम करता है, बीटा सेल पे भी काम करता है, डेल्टा सेल पे भी काम करता है, गामा सेल पे भी काम करता है। पर यहाँ चर्चा का विषय आज है बीटा सेल। तो हमारे बीटा सेल को रीजनरेट और रिजुविनेट करता है, और बीटा सेल को रीजनरेट और रिजुविनेट करने के पश्चात अब बीटा सेल स्वतः इंसुलिन निकालता है। बीटा सेल स्वतः इंसुलिन निकालना, उसको अब हमें स्टिमुलेट कराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो रीजनरेट और रिजुविनेट होगा तो स्वतः इंसुलिन निकलेगा। तो ईएमआर का सबसे बड़ा काम है कि हमारे बीटा सेल को रीजनरेट और रिजुविनेट करता है, और परिणाम स्वरूप अच्छा रीजनरेट और रिजुविनेट 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं होगा। जो बीटा सेल को डैमेज करने में हमने 20 साल लगाया, 25 साल लगाया, 30 साल लगाया, तो उसको रीजनरेट रिजुविनेट होने में टाइम लगता है। मोटे तौर पे जो टाइम आया है वो आया है 6 से 12 महीने जाते जाते हमारा बीटा सेल रीजनरेट और रिजुविनेट हो जाता है, और नतीजा होता है कि वहाँ से इंसुलिन सही तरीके से निकलता है। अब इंसुलिन बन रहा है, पर इंसुलिन की उपयोगिता सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें कि 3 परिस्थितियाँ जहाँ पे इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता था। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होना, और टॉक्सिन लेवल का बढ़ना। आप देखें आपका ईएमआर कितना प्रभावी है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में लाएगा। दूसरा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे भी बिना डायबिटीज का भी आपके पास आता है और कहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे ईएमआर दें और 2 महीने 3 महीने के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल निकालें तो आप पाएंगे कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ गया। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मुझे 20 साल से हाइपर एसिडिटी है और हमने प्रायः सब प्रोडक्ट खा के सारी दवा खा लिया, मुझे राहत नहीं मिला, आप वहाँ पे ईएमआर को दें तो एसिडिटी 7 से 10 दिन में, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज होने में 2 से 3 महीना लगेगा, पर एसिडिटी 7 से 10 दिन में मैनेज होगा। तो आप देखिए इसकी खूबसूरती, ईएमआर की खूबसूरती। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करेगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा और टॉक्सिन को हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफाई करेगा। नतीजा होता है इंसुलिन सही तरीके से उपयोग होगा और हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंचता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाना, और ऑक्सीजन हमारे शुगर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में तब्दील करता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि 10 में 8 लोग, जो 10 लोग डायबिटिक हैं उसमें 8 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका हेमोग्लोबिन लेवल नीचे रहेगा। ईएमआर हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और आपके नज़र में आता है कि उनका हेमोग्लोबिन कम है, आप वहाँ पे हेमोग्लोबिन को दें तो आप पाएंगे उनका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है। मैं ये बार बार इस बात को इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम जो बातें करते हैं आपसे, हमारी बातों को आप अपनी कसौटी पे परखें। हमारा काम है आपको शिक्षित करना, पर हमारी बातों को कसौटी पे परखने का आपका काम है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है सफलता और असफलता के पीछे में एक पतली सी लाइन है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और वो लाइन होता है आत्मविश्वास का। एक आत्मविश्वासी आदमी कितने भी महान कार्य को करने में सक्षम है, पर जहाँ पे भी एक संशय आ जाता है तो हम छोटे से छोटे काम को भी करने में असफल हो जाते हैं। ये हमने अपने जीवन से सीखा है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे पढ़ा है, ये हमने अपने जीवन से सीखा है। आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास के लिए जो सबसे सरल तरीका होता है कि हम जो बातें आपसे करते हैं उसको आप खुद की एक कसौटी बनाएं और उस कसौटी पे परखें कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यदि हो रहा है तो फिर जितना विश्वास के साथ मैं आपसे जुड़ा हूँ उसी विश्वास के साथ, 100% विश्वास के साथ इस अभियान से हमें जुड़ना है। अब आप देखेंगे कि हेमोग्लोबिन का लेवल को बढ़ाएगा ईएमआर, और जब हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ेगा तो
ऑक्सीजन सही तरीके से हमारे सेल्स में पहुंचता है और 6 से 12 महीने जाते जाते अब हमारे शरीर में शुगर सही तरीके से ऊर्जा में तब्दील होगा। तो आप पाएंगे कि हमारे शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी हमारे आंतरिक तंत्र प्रभावी रूप से काम करते हैं, सारे आंतरिक तंत्र पे EMR प्रभावी रूप से काम कर रहा है। अब हमने ये बताया कि एलोपैथ दवा खा के हम डायबिटीज कंट्रोल का होता है और EMR के साथ हम डायबिटीज फ्री होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री। डायबिटीज कंट्रोल का तात्पर्य होता है कि हम एलोपैथ दवा खा रहे होते हैं और शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है। शायद शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 में 8 लोगों का एलोपैथ दवा खाने के बाद भी शुगर लेवल बढ़ा होता है, 160, 180, 190 रहता है MGDL, फास्टिंग ब्लड शुगर। अब जब एलोपैथ दवा खाने के बाद भी डायबिटिक्स को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को हमने 2 भागों में बांटाया है। प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है आरंभिक, और दूसरा है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्या है? हम एलोपैथ दवा खा रहे होते हैं, उसके बावजूद हमारे पिंडलियों में दर्द होता है, काफ मसल्स में दर्द रहेगा, हमारे बैक मसल्स में दर्द रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में हम बाथरूम ज़्यादा जाते हैं और शाम के समय तो हमने पाया है कि लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया है, इरिटेशन रहना शुरू हो गया है। 5वां कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज हुआ और आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पाचन तंत्र को काम करने के लिए जठरानल चाहिए, अग्नि चाहिए, जठराग्नि चाहिए। अग्नि क्या है? अग्नि केवल और केवल ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। जठराग्नि मतलब हमारे पाचन तंत्र को काम करने के लिए अग्नि चाहिए। और डायबिटीज होने के बाद हमें पर्याप्त रूप से एनर्जी नहीं बन पाता है, नतीजा होता है कि कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाएगा। और हम शारीरिक रूप से जहां 16 घंटा काम करने के बाद भी कहते थे कि हम थके नहीं हैं, डायबिटीज होने के बाद 7, 8, 9, 10 घंटा आप काम करेंगे और आपको लगेगा कि हमें थकना हो गया। इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। और जब ये कंटिन्यू करता है तो 2 से 20 साल जाते जाते एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो जाता है। और एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हुआ अब ये हमारे हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, हमारे आँखों से देखने की क्षमता प्रभावित होगी, कानों से सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, और एक छोटा सा जख्म हो गया, वो जख्म भरेगा नहीं। और जब ये जख्म नहीं भरेगा तो एक इन्फेक्शन आता है, वी कॉल इट गैंग्रीन। डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर साहब इसका एक ही इलाज बताएंगे कि इसको सर्जरी करके, एम्पुटेशन करके हटा दो। अच्छा, आप देखिए कि जब हम सर्जरी करके हटाएंगे तो यहाँ पे जख्म होगा कि नहीं होगा? और हमने हिम्मत करके डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब जब ये जख्म नहीं भरा था तो ये जख्म भरेगा क्या? कहेंगे ईश्वर से प्रार्थना करना। और ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी ये जख्म नहीं भरा तो अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि हम यहाँ से, आपको चिंता मत करो, यहाँ से हम कट करते हैं। इस प्रकार से हमारा अंग छत और बिछत होता है। और जो डायबिटीज़ पीड़ित होते हैं, जिनके साथ ये होता है, उनमें जिजीविसा खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और मौत उनका आलिंगन करता है। आप देखिए किस प्रकार से डायबिटीज़ होने के बाद हर क्षण हम तिल के मरते रहते हैं। आपको जैसा मैं बताया कि हार्ट का बीमारी, आप किसी भी हार्ट के हॉस्पिटल में चले जाएँ और आप जाके सर्वे करें कि जनाब आपके यहाँ जो डायबिटीज़ के हार्ट के पेशेंट आए हैं उसमें डायबिटीज़ वाले कितने हैं। या तो आप सर्वे करें या मेरी बातों पे यकीन करें, 10 में 8, 10 लोग पहुंच रहा है हार्ट के पेशेंट्स, उसमें 8 डायबिटीज़ वाले हैं। अब डायबिटीज़ फ्री का मतलब क्या होता है? हमने क्या बताया कि EMR लेने के बाद हमारे शरीर में शुगर सुचारू रूप से ऊर्जा में तब्दील होता है और परिणाम स्वरूप हम डायबिटीज़ फ्री होते हैं। तो डायबिटीज़ फ्री का मतलब होता है 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई करना। पहला पैरामीटर है कि हमारे शरीर में शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। शुगर लेवल के नॉर्मल रेंज का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर 130 mg/dl से कम है तो हम उसको स्वस्थ मानते हैं। और PP पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के बाद शुगर लेवल 160 mg/dl से नीचे है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। तो सबसे पहले उसका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद होना।
मेरी बात को फिर से सुनेंगे, एलोपैथ दवा या इंसुलिन का बंद होना। जबकि इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर दिए तो बंद होने की बात जाने दे, अब उसका डोज बढ़ेगा, पर हम यहाँ पे कह रहे हैं इंसुलिन बंद होगा। तीसरा, हमारे यूरिन से शुगर का निकलना बंद हो जाना। आप देखते होंगे कि जब डायबिटीज़ बढ़ जाता है तो हमारे यूरिन से शुगर निकलता है, तो यूरिन का शुगर निकलना बंद हो जाना। चौथा, हमने जो शारीरिक तकलीफ बताया, यहाँ पे दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना, यूरिन ज़्यादा जाना, जो भी शारीरिक तकलीफ है पूर्णतया उसमें निजात मिल जाना। और पाँचवा, हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसा वापस आना। आप देखिए 5, पहला शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना, दूसरा एलोपैथ दवा या इंसुलिन का बंद होना, तीसरा यूरिन से शुगर निकलना बंद होना, चौथा हमारा जो शारीरिक तकलीफ है उसमें निजात मिलना, और पांचवा हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसा वापस आना। और जो ही हम डायबिटीज़ फ्री हुए उसका सबसे बड़ा मीनिंग ये निकलता है, जिसके लिए हम बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारी नीयत में अस्पष्टता है, हमारी नीयत में पूर्णतः अस्पष्टता है। तो लोगों के कभी कभी कुछ कहने के बावजूद भी हम अथक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वो इसके लिए कि जो ही इंसान डायबिटीज़ फ्री होता है उसका मतलब ये निकल के आता है कि अब उस इंसान के शरीर को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उतनी ऊर्जा मिलना शुरू हो गया, उसके शरीर को सही तरीके से पोषक तत्व मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए, हमारे पाचन तंत्र को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत थी, और EMR अब इसको जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उतनी ऊर्जा दे रहा है। नतीजा होगा कि हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करेगा, और हमारे खाने में जो जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व हमारे सेल्स सही तरीके से ऑब्जॉर्व कर पाएगा। अब आप देखें कि यदि हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन हैं लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, उसको यदि सुचारू रूप से ऊर्जा मिलता है, उनको सुचारू रूप से पौष्टिक समुचित रूप से पोषक तत्व मिलता है, तो यदि कुछ डैमेज भी हुए हैं टू दी एक्सटेंट ऑफ 40 to 50%, 40 से 50% तक डैमेज हुए इस दौरान में, तो ईश्वर की कृपा से वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। अपने आप यदि उसको ऊर्जा मिलना शुरू हो जाए और पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाए, अपने आप, मतलब किडनी हमारा 40 to 50% तक डैमेज हुआ है, अपने आप रिपेयर होता है। हार्ट यदि 40 to 50% है, अपने आप रिपेयर होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जितने भी साथी हैं कल्पामृत के, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके इस अभियान से जुड़े हुए हैं। अब देखें, जब आप जाते हैं लोगों के पास और जो ही हम कहते हैं कि भाई इसके कारण इंसुलिन पर्याप्त समुचित रूप से निकलना शुरू होता है, चूँकि बीटा सेल को रीजनरेट और रीजुमिनेट करता है, तो लोग आपसे कहेंगे बीटा सेल रीजनरेट और रीजुमिनेट नहीं होता है। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2 उदाहरण दूंगा जिससे हम इस बात की तरफ पहुँचेंगे कि नहीं, हमारा बीटा सेल रीजनरेट और रीजुमिनेट होता है। पहला, हमने आपको ये बताया कि कुछ समय के पश्चात हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है। दूसरा, एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद हो जाता है। और तीसरा, हमारे यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलता है। देखिए 3 कंडीशन है। पहला, शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया, दूसरा एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद हो गया, और तीसरा हमारे यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलता है। इसका मतलब एक ही निकलता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर है वो सेल्स में पहुंच रहा है। यदि ये 3 चीज़ नहीं है तो इसका एक ही मतलब निकलता है हमारे शरीर में कि ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंच रहा है, और ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाने वाला एक ही कैरियर है इंसुलिन, और इंसुलिन को बनाने वाला एक ही सेल्स है बीटा सेल्स, जो पैनक्रियाज में है, जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में है, हमारे पैनक्रियाज में है। तो अब आप देखें कि यदि इंसुलिन सही तरीके से निकल रहा है, इसका मतलब कि बीटा सेल रीजनरेट और रीजुविनेट हुआ है, बीटा सेल पुनर्जीवित भी हुआ है और स्वस्थ भी हुआ है, तभी वहाँ से इंसुलिन सही से निकल रहा है। तो ये उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट और रीजुविनेट हुआ है। दूसरा, पिछले दिनों हमने एक बहुत ही खूबसूरत ऑडियो सुना था, हमारे इलाहाबाद से आया था, और उसमें जो वार्तालाप कर रहे थे वो डॉक्टर द्विवेदी हैं। मोटे तौर पे आप देखेंगे जो एलोपैथ डॉक्टर होते हैं वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट और रीजुविनेट होता है, पर उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास किया, उन्होंने इस बात को स्वीकारने का प्रयास किया, उन्होंने इस प्रोडक्ट को कसौटी पे परखने का प्रयास किया, और एक इंडिविजुअल जो इंसुलिन डिपेंडेंट था, मतलब उनको इंसुलिन शायद 4 बार लगता था, एक बीच में ऑडियो आया था, हमने ऑडियो के द्वारा सुना, उनको 4 बार इंसुलिन लगता था, और समय के अंतराल के साथ उनका
चारों बार का इंसुलिन बंद हो गया। अब आप हमें समझने की ज़रूरत है, ये देखिए मैं जो बताता हूँ कि हमें कसौटी पे परखने की ज़रूरत है। अब आप समझें, यदि हम जो बाहर से इंसुलिन लेते थे वो इंसुलिन हमने लेना बंद कर दिया, इसका मतलब एक ही निकलता है कि हमारे शरीर के अंदर में इंसुलिन बनना शुरू हुआ, और शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने वाला एक ही सेल्स है, बीटा सेल्स, मतलब बीटा सेल रीजनरेट और रिजुवनेट हुआ है। और उस ऑडियो में ये भी बताया गया है कि डॉक्टर द्विवेदी और उनके एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर सरिता बजाज, ये इन्होंने बताया कि नहीं, हमें इस तरह के अभियान से, जिस अभियान में इतनी स्पष्टता है, जिस अभियान में इतनी सच्चाई है, हमें इस अभियान से जुड़ना चाहिए। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हमें परखा जाता है और हम सामने से कहते हैं कि आप अपना कसौटी लाइए, हम उस कसौटी पे उतरने के लिए तैयार हैं। लोग अपनी कसौटी लेके आते हैं, अपने पैमाना लेके आते हैं और हम उस पे उतरने के लिए तैयार हैं। नतीजा हो रहा है कि धीरे 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 हमारा जो अभियान है वो बहुत ही मजबूती के साथ, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का समर्पण है, बहुत ही मजबूती के साथ हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो हर सुबह मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता है कि आज यहाँ पे लोग डायबिटीज़ फ्री हुए हैं, आज यहाँ पे डायबिटीज़ फ्री हुए हैं, आज यहाँ पे डायबिटीज़ फ्री हुए हैं। हमारे मन को हर दिन, जैसा मैं बताया कि हमारे लिए तो हर क्षण, हर प्रतिपल एक उत्साह है, एक उत्सव है। हर क्षण प्रतिक्षण हमारे लिए एक उत्सव है जब लोग स्वस्थ होते हैं, डायबिटीज़ फ्री होते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को केवल एक ही चीज़ के लिए समर्पित किया है कि हमें मधुमेह मुक्त समाज बनाना है और डायबिटीज़ फ्री सोसाइटी बनाना और स्वस्थ समाज बनाना है। पर जैसा कि हमने बताया, इसके पहले कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, जो EMR है उसको कैसे लें, मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊं कि हम जो भी एलोपैथ दवा या इंसुलिन ले रहे हैं, हम जो भी एलोपैथ दवा या इंसुलिन ले रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, उसके साथ हम EMR को देना शुरू करेंगे। और एक महीने के बाद हम ब्लड शुगर को मापेंगे। यदि ब्लड शुगर, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 120 के आजू बाजू आ जाता है, नियरिंग 120 और उसके नीचे आ जाता है mg/dl, तो हम उनके रात का दवा को हाफ करेंगे। फिर अगले महीने चलेंगे, शुगर लेवल अभी भी 120 mg/dl के आजू बाजू है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो हम उनके रात के दवा को बंद करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे, 120 है तो हम सुबह के दवा को हाफ करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और 120 mg, मतलब इस तरीके से 6 से 12 महीने का आपको टाइम लगेगा और वहाँ पे जाके हम उनका शुगर फ्री होगा, तब जाके उनका एलोपैथ दवा बंद होगा। जहाँ तक इंसुलिन का सवाल है, इंसुलिन में हमें एट ए टाइम केवल 2 ही यूनिट कम करना है, और वो भी कब, पर यहाँ पे जैसा हमने बताया कि यदि कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो उनको शुगर मापने की ज़रूरत है 1 महीने के बाद। घर पे कोई माप ले वीकली तो बहुत अच्छा, पर लैब में 1 महीने के बाद मापने की ज़रूरत है। पर जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनको हर तीसरे चौथे दिन शुगर का माप करना चाहिए, और इंसुलिन लेने के बावजूद उनका शुगर लेवल बढ़ा होता है। अब जब आप EMR देंगे तो हर तीसरे चौथे दिन उनके शुगर को मापेंगे। जब उनका शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 120 mg/dl से नीचे आ जाता है तो केवल 2 यूनिट इंसुलिन कम करना है। इस प्रकार से हर 7वें दिन हम उनके शुगर को माप करेंगे, ब्लड शुगर को, फास्टिंग ब्लड शुगर को माप करेंगे, 2-2 यूनिट कम करेंगे। डायबिटीज़ टाइप 2 ध्यान रखेंगे, डायबिटीज़ टाइप 2 में इंसुलिन बंद होगा। केवल ध्यान रखना है कि EMR को कैसे लेना है। हम मोटे तौर पे बताते हैं कि कोई आदमी स्वस्थ है या डायबिटिक है, उनको 2 बार, स्वस्थ है तो भी उनको 2 बार लेना है। सुबह में नाश्ते से आधे घंटे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में उनको 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है, 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। रात में खाना खाने के 15 मिनट से आधे घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी में उनको 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। पर 3 परिस्थितियाँ ऐसा है, 3 कंडीशंस ऐसा है जहाँ पे हमें EMR को 3 बार लेना है। तो 3 कंडीशन में पहला कंडीशन है, यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, डायबिटीज़ टाइप 2 है या टाइप 1 है। टाइप 2 में मैं ये बताता हूँ कि उनका इंसुलिन बंद होगा। टाइप 1 में बंद हो सकता है, बंद नहीं भी हो सकता है। हम कमिट कुछ भी नहीं करेंगे, उनको स्वास्थ्य से अनेकों लाभ होगा, उस पर मैं चर्चा करूँगा बाद में। पर अभी हम डायबिटीज़ टाइप 2 की बात समझेंगे कि डायबिटीज़ टाइप 2 में इंसुलिन बंद होगा, वहाँ पर 3 बार देना है, 30 ड्रॉप्स और 2 ml, सुबह में नाश्ते से पहले, दिन में खाने के बाद, रात में खाने के बाद। जब भी हम देंगे तो गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर में देंगे। अब दूसरा परिस्थिति हमने क्या बताया था कि एक छोटा सा जख्म हो जाता है और जख्म भरता नहीं है।
एक छोटा सा जख्म हो जाता है, वो भरता नहीं है, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं, और वहाँ पे एक ही इलाज बचता है कि उसको एम्पुचुएशन किया जाए, उसको सर्जरी किया जाए। मैं आप लोग को पूर्णतया विश्वास दिलाता हूँ, पूर्णतया विश्वास दिलाता हूँ कि उनका जो जख्म है वो हील होगा होगा होगा। वहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले जिनको गैंग्रीन हो गया है उनको EMR 3 बार देने की ज़रूरत है। सुबह में नाश्ते से पहले, दिन में खाने के बाद, रात में खाने के बाद। साथ में अपनी EMR को कॉटन पे लेके, या जो छोटा सा स्प्रे होता है उस स्प्रे में अलग से हम EMR को डाल देंगे, और स्प्रे से जख्म पे डालना है। छोटा स्प्रे आता है, उस स्प्रे से हम EMR को उसमें डाल देंगे, छोटी सी बोतल में, उसमें स्प्रे लगा हो, उस स्प्रे से हम जख्म पे स्प्रे करेंगे या कॉटन से लेके उस पर अप्लाई करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि 2 बार लोकल एप्लीकेशन करना है अपनी EMR को, और 3 बार पिएंगे। मेरी बात पे आप यकीन करें, 15 से 35 दिन, 15 से 35 दिन जाते जाते जख्म भरेगा भरेगा भरेगा। कितनी बड़ी बात है, नहीं तो हम अभी तक कितने ऐसे पेशेंट से मर चुके हैं, मतलब उनके बारिश से, जिनका कहना है कि इस एम्पुटेशन के कारण, गैंग्रीन के कारण उनका यहाँ कटा और बाद में उनको मौत ने आलिंगन किया। तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि यदि हमारे ब्लड में क्रेटिनाइन लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि ब्लड में क्रेटिनाइन लेवल बढ़े, इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे किडनी का हेल्थ सही नहीं है, हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया यदि क्रेटिनाइन लेवल बढ़े। और क्रेटिनाइन लेवल होना कितना चाहिए, जैसे शुगर के बारे में हम लोग कहते हैं 120 mg के नीचे होना चाहिए, वैसे क्रेटिनाइन लेवल होना चाहिए 1.5 के नीचे होना चाहिए, 1.5। पर यदि क्रेटिनाइन लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और जब 6+ चला जाता है तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई साहब इनका तो डायलिसिस कराओ, और डायलिसिस कराने के 6 महीने जाते जाते डॉक्टर साहब कहेंगे अब डायलिसिस से काम नहीं चलेगा, इनका तो ट्रांसप्लांट कराओ। और ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा कि आप देखें कि सुषमा स्वराज जी का ट्रांसप्लांट हुआ था और हमारे अरुण जेटली जी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उनके पास न दवा की कमी थी, न डॉक्टर की कमी थी, न पैसों की कमी थी, उसके बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मतलब किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद भी खतरा तो बना रहता है। अब आप मेरी बातों को समझें, यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके दोस्तों में, या आप जहाँ पे जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, आपको पता चले कि इनको किडनी का प्रॉब्लम है और क्रेटिनाइन लेवल 4 तक गया है, कहाँ 4 तक, 6 के ऊपर जगह तो प्रॉब्लम है, अपन 4 तक गया है, वहाँ पे आप EMR को 3 बार दें। 1 कप गुनगुना पानी में, 1 कप गुनगुना पानी में 3 बार दें। सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाने के बाद, रात में खाने के बाद 2 ml और 30 ड्रॉप्स दें। पानी पे ध्यान रखें, हम ऐसे कहते हैं 1 गिलास पानी में, पर यहाँ पे हमें केवल 1 कप पानी में देना है। और मेरी बात पे यकीन करें, जो खाने पीने में परहेज है उस परहेज को करेंगे। तीसरे, चौथे, 5वें महीने जाते जाते 4, पौने 4, 3.5, 3.25, 3, पौने 3, 2.5, 2.25, 2, वो घटना शुरू हो जाता है। और यदि 2 के नीचे आ जाए तो हमें सबको मालूम है कि ना डायलिसिस की ज़रूरत है, ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो आप देखें कि 3 परिस्थिति में हमें EMR को 3 बार देना है। पहला, यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है। दूसरा यदि गैंग्रीन का प्रॉब्लम है, जख्म का प्रॉब्लम है। और तीसरा, यदि क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया, मतलब उनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम आया है। अब मैं बता रहा था डायबिटीज़ टाइप 2 में यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उनका इंसुलिन बंद होगा, पर डायबिटीज़ टाइप 1 में हम कमिट नहीं करेंगे। उनका डायबिटीज़ टाइप में प्रॉब्लम क्या होता है और EMR वहाँ पे कैसे काम करता है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। हालांकि 1 घंटा हो गया है, पर मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा सा वक्त और देंगे, क्योंकि आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। मैं 10 बजे आ गया हूँ, पर हमारे कुछ प्रिय सदस्य कुछ लेट आए हैं। तो यदि आप लोग मुझे समय देंगे तो मैं थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाऊँ। देखिए, टाइप 1, मोटे तौर पे टाइप 1 में हमारा बीटा सेल कंप्लीट डैमेज हो जाता है और वो ऑटो इम्यून के कारण होता है। टाइप 1 में समस्या क्या क्या रहेगा कि जिन बच्चों को टाइप 1 का शुगर होगा वो पहला तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे। दूसरा, उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा। और शुगर लेवल के बारे में कहा जाता है कि शुगर लेवल जितना फ्लक्चुएट करेगा उतना हमारे आंतरिक अंग को डैमेज करेगा, इंटरनल वाइटल ऑर्गन है उसको डैमेज करेगा। तीसरा, वो
उनका शुगर हमेशा बढ़ा रहेगा, एक तो शुगर फ्लक्चुएट करेगा, शुगर बढ़ा रहेगा। चौथा, उनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाता है, थोड़ी सी भी सीजन में प्रॉब्लम आएगा, सीजन में चेंजेज आएगा, उनको इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा, उनको कफ कोल्ड फीवर आना शुरू हो जाता है, तो इम्यूनिटी कम हो जाता है। पाँचवा, उनका एनर्जी लेवल बहुत ही कम रहता है। जैसे 10 साल का कोई बच्चा है और अपने 5 बच्चों के साथ वो खेल रहा है, तो दूसरा 5 बच्चा 5 घंटे खेलने के बाद भी थक नहीं रहा है। पर जिनको डायबिटीज़ होता है वो 2 घंटे के बाद ही उनको थकावट रहेगा और वो खेल से बाहर निकल जाएंगे, गेम से बाहर निकल जाएंगे। पर हम ऐसे बच्चे को ये मार देते हैं तो सबसे पहले तो जो उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इंसुलिन देने के बाद भी वो शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आएगा। दूसरा, उनका इंसुलिन 100% घटेगा। इंसुलिन घटना है, बंद होगा या नहीं होगा हम उस पर कमिट नहीं करेंगे, पर इंसुलिन घटेगा। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा था आवरली बेसिस पे और जिसके कारण इंटरनल वाइटल ऑर्गन डैमेज हो रहा था, अब उनका शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा। एक आम इंसान के जैसा उनका शुगर बिहेव करेगा। हमारा और आपका भी शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है, पर हमारा और आपका शुगर लेवल 20 से 25 वैंड के बीच में फ्लक्चुएट करता है। पर उनका कैसे होता है, अभी 170-180 है और अगले 2 घंटे में उनका घट के सीधे 60-70-80 आ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, उनका एक स्टेबलाइज हो जाएगा शुगर। तीसरा, उनका एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बाद भी वो कभी भी गेम से बाहर नहीं आएंगे। जितना दूसरा बच्चा एनर्जेटिक होके खेलेगा उतना ही ये एनर्जेटिक होके खेलेंगे। चौथा, इनका इम्यूनिटी इतना बढ़ जाएगा कि जहाँ पे छोटी छोटी सीजन के चेंज होते हैं उनको छोटी छोटी बीमारियाँ होना शुरू हो गया था, वो होना बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सब जगह उनको फ़ायदा हो रहा है। शुगर को स्टेबलाइज कर रहा है, शुगर को नॉर्मल रेंज में ला रहा है, इंसुलिन घट रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है। केवल एक जगह हम कमिट नहीं कर पाएंगे कि इंसुलिन बंद होगा, वो हम समय पे छोड़ देंगे। ईश्वर की कृपा होगी तो कुछ लोगों का इंसुलिन बंद भी हुआ है, पर कुछ लोगों का इंसुलिन बंद भी नहीं होगा। इसके कारण मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम कमिट नहीं करेंगे। अब EMR की दूसरी खूबसूरती मैं बताता हूँ। अभी तो हम डायबिटीज़ के बारे में चर्चा कर लिए, अब आप देखेंगे कि यदि हमारे समाज में हम ये माने कि हमारे देश की जनसंख्या केवल 10 है, समझने की बात है, जनसंख्या 130 करोड़ है, हम सब लोगों को मालूम है, पर मैं यहाँ पे हेल्थ के पर्सपेक्टिव में आपको समझाना चाहता हूँ। हम ये माने कि हमारे देश की जनसंख्या केवल 10 है। आप पाएंगे कि 10 में 5 आदमी बीमार है, 10 में 5 आदमी बीमार है, और इस 5 आदमी में 4 आदमी, मतलब करीब करीब 80%, 5 में 4 आदमी करीब करीब 80% केवल 5 बीमारियों से परेशान है। कौन कौन सा बीमारी है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन हेडेक और पेट की बीमारियां। आप देखिए कि 80% आदमी केवल इस 5 बीमारियों से ग्रसित है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन हेडेक और पेट की बीमारियां। अब EMR का क्या काम है? हमने ये बताया आपको, जितना मैं विस्तृत रूप से डायबिटीज़ के बारे में समझाया, अब आप समझें कि थायराइड, माइग्रेन हेडेक, ब्लड प्रेशर और पेट की बीमारियां का मुख्य कारण है हमारे शरीर में शुगर सही तरीके से ऊर्जा में तब्दील नहीं हो रहा है। हमने ये बताया कि EMR हमारे शरीर में शुगर को सही तरीके से ऊर्जा में तब्दील करता है। तो हमारी बात पे यकीन करें, जितना प्रभावी रूप से डायबिटीज़ पे काम करेगा। अभी जब हमारी शुरुआत हुई थी मीटिंग की, सेमिनार की, तो पंकज मिश्रा जी ने बताया था कि थायराइड का क्या इलाज है। तो आप देखें, जितना प्रभावी रूप से EMR डायबिटीज़ पे काम करेगा, उतना ही प्रभावी रूप से ये ब्लड प्रेशर पे काम करेगा, थायराइड पे काम करेगा, माइग्रेन हेडेक पे काम करेगा और पेट की बीमारियों पे काम करेगा। थायराइड के बारे में मैं बताऊं कि थायराइड 2 प्रकार के हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड का मतलब होता है कि हमारा जो थायराइड है, ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ पे है, जिसका काम है थायरोक्सिन निकालने का, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करने का, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को प्रभावित करता है। अब आप देखें कि हाइपो का मतलब होता है कम होना। थायरोक्सिन यदि कम निकले तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट प्रभावित होता है, मतलब हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो घटेगा, और उसके घटने से परिणाम क्या आता है, हम मोटे होते चले जाएंगे और एनर्जी लेवल हमारे शरीर में कम जाएगा। थायराइड के कारण भी एनर्जी लेवल कम जाता है और
चूँकि मेटाबॉलिज्म रेट घट गया है तो हमारे शरीर में फैट डिपोजिशन होना शुरू होगा और हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। और हाइपरथायराइड में थायरोक्सिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा तो उसके कारण इंसान दुबला होना शुरू हो जाता है। अब एलोपैथ में दोनों का अलग अलग दवा है, पर हमारा EMR जैसा मैं बताया ये दवा नहीं है। ये क्या कर रहा है, हमारे थायराइड ग्लैंड को हेल्दी कर रहा है, उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी दे रहा है और उसको हेल्दी कर रहा है। नतीजा होगा कि ये दोनों पे प्रभावी रूप से काम करेगा, हाइपोथायराइड पे भी और हाइपरथायराइड पे भी। ब्लड प्रेशर में भी दो प्रकार के होते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। नीचे भी जाता है ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। तो आप देखेंगे कि EMR दोनों पे काम करता है। इवन डायबिटीज़ में आप देखेंगे कि दो प्रकार का होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है शुगर लेवल नीचे आ जाना, 70 के नीचे, 65 के नीचे आता है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। अब मैं आपके ध्यान में लाऊं कि हमने विस्तृत रूप से आपको बीटा सेल के बारे में बताया था, अभी हम चर्चा करेंगे अल्फा सेल के बारे में, जो पैनक्रियाज में ही सेल्स पाया जाता है। जब इंसान के शरीर में शुगर नीचे आना शुरू हो जाता है तो अल्फा सेल एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और लीवर हमारे शरीर में जब शुगर बनता है तो लीवर शुगर को स्टोर करके रखता है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अब जो ही हमारे ब्लड में शुगर नीचे आना शुरू होगा तो अल्फा सेल एक्टिवेट होता है और एक हार्मोन निकालेगा ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज में तब्दील करके हमारे ब्लड में रिलीज करता है और ब्लड में शुगर को मेंटेन करता है। आप देखेंगे कि EMR पैनक्रियाज पे काम कर रहा है, पैनक्रियाज इन टोटलिटी, मतलब वो बीटा सेल पे काम कर रहा है, अल्फा सेल पे काम कर रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम हो रहा है कि यदि किसी इंसान को शुगर नीचे जाने की बार बार की बीमारियां हैं और यदि हमने EMR 2-3 महीना ले लिया तो उनका जो बार बार शुगर लेवल नीचे जाता है वो शुगर लेवल नीचे भी नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे कि EMR हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपो का मतलब ब्लड शुगर का नीचे जाना, हाइपर का मतलब 120 के ऊपर जाना। ठीक उसी प्रकार से हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का नीचे जाना और ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना, वहाँ पे काम करेगा। थायराइड में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, उस पे काम करेगा। माइग्रेन हेडेक का कोई दवा नहीं है, केवल सिम्पैथेमिक आपको रिलीफ मिलेगा। आपने अभी दवा खाया तो अभी आपको रिलीफ मिलेगा, पर EMR लेने के 2 से 3 महीने के बाद आपको कंप्लीट निजात मिलेगा। और 5वां पेट से संबंधित जो बीमारी है, पर एट द सेम टाइम स्वस्थ जीवन जीने के लिए, जैसा कि मैं बताया कि केवल EMR के लेने से हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते, हम डायबिटीज़ फ्री नहीं हो सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में आता है हमारे खाना पीना। जब तक हम खाने पीने में तब्दीली नहीं लाएंगे, और खाने पीने के बारे में मूल मंत्र है कि जो ही हमारा 40+ एज जाता है तो खाने का मूल मंत्र निकल के आता है फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। फाइबर का मतलब होता है रेशा और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। हमें पोषक तत्व और रेशेदार खाने पे, मतलब सुबह में हमें शुरुआत करना चाहिए अंकुरित मूंग से। दिन में जब हम जाएंगे खाना खाने तो 10 से 11 के बीच में, तो हमारे खाने का 1/3 भाग सलाद होना चाहिए, ग्रीन सलाद होना चाहिए। ग्रीन सलाद में मैं बताऊं कि कुछ लोगों के जहन में रहता है कि हमें गाजर का सलाद लेना है कि नहीं, चुकंदर का सलाद खाना है कि नहीं खाना, चूँकि खाने में मीठा होता है तो हम गाजर और चुकंदर का सलाद खाएंगे। उसके बाद दिन में हो सके तो हमें थोड़ा सा दही या बटर मिल्क लेना है। 3 से 5 के बीच में हम जाते हैं तो हम चाय पीते हैं, तो चाय पीने के पहले फिर से हमें अंकुरित अनाज, सलाद या फ्रूट्स लेना चाहिए। और हमें यदि अंकुरित अनाज, सलाद, फ्रूट्स नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि जो अंकुरित अनाज, सलाद और फ्रूट्स होता है वो बॉडी को अल्कनाइज करता है, और जब हम चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में चाय के कारण एसिडिटी बनता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इन 3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पर किसी कारण से हमें ये 3 चीज़ नहीं मिल रहा है तो कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी हमारे बॉडी को अल्कनाइज करता है, तो चाय से बनने वाला जो एसिडिटी है उसको डाइल्यूट कर देता है। और रात में चलेंगे तो रात में फिर से 1/3 भाग, 2/3 भाग, 1/3 भाग हम सलाद खाएंगे, 2/3 भाग हम खाना खाएंगे। रात के सलाद में केवल हमें ये ध्यान रखना है कि मूली का सलाद रात में नहीं खाना, चूँकि मूली वायु प्रधान होता है और रात में हमारे शरीर में ऐसे ही गैस बनता है। अब हम फल पे आएंगे। अभी जून का महीना चल रहा है और जून में आप देखेंगे कि कोरोना के प्रभाव के बाद भी बाज़ार में जाने पे सुगंध तो आना शुरू हो गया है। आम का सुगंध, फलों का राजा आम आ गया है और डायबिटीज़ वाले के लिए बहुत ही ये
एक जो बोलते हैं ना यक्ष सवाल होता है, आम खाना है कि नहीं खाना है। तो यहाँ पे मोटे तौर पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व की ज़रूरत है और सारे फलों में भिन्न भिन्न प्रकार का पोषक तत्व की ज़रूरत है। मतलब हमें आम खाना चाहिए, केवल ये ध्यान रखना है कि आम एक हो और उसका साइज मॉडरेट हो, बहुत बड़ा आम नहीं खाना है। और जितना बड़ा हम आम खाएँ उसके अनुरूप हमें अपनी जो रोटी चावल दाल है उसमें थोड़ी सी कमी लानी चाहिए, पर आम हमें खाना चाहिए क्योंकि आम में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं और वो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए। पर 5 फल ऐसा है जिसका सेवन हमें सीमित मात्रा में करना है। आम, केला, चीकू, चीकू को सपोटा भी कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल और अंगूर, ये 5 फलों का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना है। इसके आगे चलेंगे तो सोना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। सोने में हम कितना घंटा सोएं उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम कितने बजे सोएं। मुझसे आप पूछेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए काफ़ी है और 11 बजे के आजू बाजू, रात के 11 बजे के आजू बाजू हम लोग को सोने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तीसरा है। और चौथा शारीरिक श्रम। कहने का तात्पर्य है हमने ये मान लेना शुरू किया, हमने खाने पीने में परिवर्तन लाया, हमने सोने में परिवर्तन लाया, हमने शारीरिक श्रम किया, तो मैं 99.99 नहीं 100% का विश्वास दिलाता हूँ हम डायबिटीज़ फ्री जिएंगे जिएंगे जिएंगे। अब यहाँ पे मधुमेह मुक्त समाज के अलावा करीब 11:15 हो रहा है, मैं 10 मिनट और टाइम लूँगा। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है कल्पवीटा, जिसके बारे में हम लोग को इतनी जानकारियाँ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि कल्पवीटा जैसे EMR को मैं आपको बताया कि एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको आज के दिन में कहीं नहीं मिलेगा जो शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी प्रभावी तंत्र काम कर रहे हैं सब पे प्रभावी रूप से काम कर रहा है, विश्व स्तरीय। वैसे हमारे और आपके परिवार में एक प्रोडक्ट है कल्पवीटा जो विश्व स्तरीय है, पर चूँकि हम उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं तो वो लोगों तक पहुँचा नहीं पाए हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए और शरीर में आप देखेंगे कि 2 तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ब्लड सर्कुलेशन, एक ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन को हर मैसेज को सारे ऑर्गन को पहुंचाता है। आप देखेंगे कि हमारे सारे ऑर्गन को मैनेज कर रहा है हमारा ब्रेन, और ब्रेन जो है सो एक इन्फॉर्मेशन, एक ऑर्डर दे रहा है और उस ऑर्डर को ले जाने का काम नर्वस सिस्टम का होता है। तो आप देखेंगे ब्लड, और ब्लड इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ब्लड का ही काम है ऑक्सीजन को सर्कुलेट कराने का और पोषक तत्व को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा कि हमारे ब्लड में 3 कंपोनेंट है। ब्लड ऐसे हम लोग कहते हैं ब्लड, पर ब्लड में 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, दूसरा कंपोनेंट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स। टोटल ब्लड में आप देखेंगे तो करीब 20% प्लेटलेट्स है, 40% आरबीसी है और 40% के लगभग डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है। अब मैं संक्षेप में बताऊं कि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को कोआगुलेशन करने का, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी एक तो हमारे बाहर रूप से कट जाता है, तो कटने के बाद आप देखते होंगे कि अपने आप वहाँ पे ब्लड जमना शुरू हो जाता है, ब्लड वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है और ब्लड का प्रभाव रुक जाता है। वो प्लेटलेट्स का काम है। पर ये बाहर रूप से हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर भी जो ब्लड को कैरी करता है वो सेल्स डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने पे इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है जो प्राण घातक होता है। तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का काम आता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में मेन आप देखेंगे हेमोग्लोबिन है, जिसका काम है हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाना। और डब्ल्यूबीसी, हम लोग अभी कोरोना में आप देखते होंगे कि कोरोना का एक ही बचाव है कि इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और इम्यूनिटी का प्रमुख जो ऑर्गन है जो हमें इम्यूनिटी को मजबूत करता है या इम्यूनोलॉजी को एक्टिवेट करता है, वो है हमारा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो आप देखें कि ब्लड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। और दूसरा नर्वस सिस्टम, आप कल्पवीटा में देखेंगे कि कल्पवीटा में वो सारे तत्व हैं
जैसे आप देखेंगे कि प्लेटलेट्स के लिए या हमारे WBC या RBC के लिए बढ़ाने के लिए प्रमुख क्या चाहिए? प्रमुख एमिनो एसिड है, प्रमुख जिंक है, प्रमुख आयरन है और प्रमुख विटामिन B12 है। आप देखेंगे कि हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हमारे RBC को बढ़ाने के लिए, हमारे WBC को बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख न्यूट्रिशन की ज़रूरत होता है। विटामिन B12, एमिनो एसिड जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, तीसरा जिंक और चौथा आयरन। और आप पाएंगे कि आपके कल्प बीटा में ये चारों तत्व मौजूद हैं। इसमें इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड भी है, इसमें विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में, इसमें जिंक पर्याप्त मात्रा में, इसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में। नतीजा होता है कि हमारे शरीर में यदि किसी इंसान का प्लेटलेट्स, आप देखते होंगे कि प्लेटलेट्स घट जाता है और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कल्प बीटा है। हम जो ही कल्प बीटा देंगे तो ब्लड इन टोटलिटी उनका बढ़ेगा। ब्लड इन टोटलिटी का मतलब हो गया अब उनके प्लेटलेट्स भी बढ़ेगा, RBC भी बढ़ेगा मतलब हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, और तीसरा WBC भी बढ़ेगा। और WBC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने का मतलब होता है उनका इम्यूनिटी अपने आप इम्प्रूव हो गया। कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास कल्प बीटा है। अब हमने बताया नर्वस सिस्टम कि कोई भी काम को सुचारू रूप से काम करने के लिए इंफॉर्मेशन का सही समय पे सही अंग के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन B12 की कड़ी है। ऐसा माना गया है कि आज के दिन में हमारे देश में 10 में 7 नवयुवक में विटामिन B12 की कमी पाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि विटामिन B12 का हर्बल सोर्स नहीं है, पर हमारा जो कल्प बीटा है पूर्णतया हर्बल है। और उसमें एक इंसान को जितनी विटामिन B12 की ज़रूरत है, करीब करीब 1 महीने में एक इंसान को विटामिन B12 का 72 mcg की ज़रूरत होता है। और आप पाएंगे कि हमारे कल्प बीटा में 75 mcg है। नतीजा होता है कि नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से काम करना शुरू करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे कल्प बीटा में केवल विटामिन B12 और विटामिन D ही नहीं है, उसमें वो सारे एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर को, और एमिनो एसिड को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आप देखेंगे कि हमने 2 भागों में बांटा है, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन का जो प्रोमिनेंट एलिमेंट है वो एमिनो एसिड है, और हमारे कल्प बीटा में वो सारे एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर को ज़रूरत है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप देखेंगे कि विटामिन B12 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ब्लड पे काम करता है। कितना अच्छा हमारा ये प्रोडक्ट है। अब मैं कुछ बीमारियों पे बताऊं, जैसे किसी इंसान को पार्किंसन या पैरालिसिस हो जाए। पार्किंसन का मतलब होता है, आप देखेंगे कि जब हम ओल्ड एज होते हैं तो हमारा हाथ हिलना शुरू हो जाता है, इसको हम पार्किंसन कहते हैं। ये मेनली हमारे ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स के डैमेज होने के कारण होता है, और उसके कारण एक जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाता है। तो पार्किंसन हो या पैरालिसिस हो, वहाँ पे आप EMR और कल्प बीटा को देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा हमने आपको बताया साइटिका, कि साइटिका में आप कल्प बीटा और EMR को देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा, यदि विटामिन B12 की कमी हो तो विटामिन B12 की कमी, जो डायबिटीज़ में समस्या होता है वो लगभग सारी समस्या विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि हमारा शुगर लेवल तो सही है, पर फिर भी उसके बावजूद आप देखेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, हमारे मसल्स में दर्द होता है, हम थोड़ा दूर चलते हैं तो थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है। ये सब विटामिन B12 की कमी होती है। तो आप देखेंगे कि कल्प बीटा में विटामिन B12 तो है ही, वो सारा एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर को चाहिए। साथ में हमने बताया आपको जिंक है, साथ में हमने बताया आयरन है जो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, हमारे ब्लड इन टोटलिटी को बढ़ाता है, RBC को बढ़ाता है, WBC को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और साथ में नर्वस सिस्टम पे काम करता है। आप देखिए कि कितना खूबसूरत प्रोडक्ट हमारे पास कल्प बीटा के रूप में है। तो हमें जगह जगह एक तीसरा प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी। स्वस्थ सखी आप देखेंगे